हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस समय मैं अफगानिस्तान और भारत के संबंधों का जिक्र करने जा रहा हूं। इस वीडियो में आप सभी लोगों को पता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये विजिगीषु सिद्धांत प्रतिपादित किया था आज से 2300 साल पहले कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य ने। दूसरे शब्दों में अपने विजिगीषु सिद्धांत में वह यह कहता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो भारत का दुश्मन अफगान पाकिस्तान है, अनऑफिशियल, हालांकि भारत ने इसकी घोषणा नहीं की है। और पाकिस्तान का अघोषित दुश्मन अफगानिस्तान है। तो भारत और अफगानिस्तान जाहिर है नेचुरल तरीके से एक दूसरे के मित्र होंगे। इसीलिए हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज दोनों के बीच है, यानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है दोनों के बीच। और इस मामले में दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। अभी एडिटेड या वास्तविक फोटो 26 फरवरी को पाकिस्तान के गद्दाफी मैदान में, गद्दाफी कह सकते हैं, गद्दाफी या गद्दाफी मैदान में, क्रिकेट मैदान में देखने को मिला, जहां की इंग्लैंड पर जीत के बाद, इंग्लैंड को तो बाहर कर ही दिया अफगानिस्तान ने, तो इंग्लैंड पर जीत के बाद वहाँ राशिद खान, जो कि आईपीएल में भी भारत में खेलते हैं, उनके हाथ में भारतीय झंडा दिखाया गया। ये भले ही एडिटेड हो, लेकिन ये सच्चाई है। भारत और अफगानिस्तान एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे के साथ हैं। इस समय भले ही वहाँ अगस्त 2021 से तालिबान का शासन, और सितंबर में सरकार का गठन भी हो गया। 7 सितंबर 2021 से वहाँ नई सरकार का गठन हो गया और वही काम कर रही है। हैबतुल्लाह खुनजादा वहाँ का सर्वोच्च आध्यात्मिक और सांसारिक प्रमुख है, सर्वोच्च नेता है, सुप्रीम लीडर है। ये वास्तव में जो अली खामेनेई साहब हैं ईरान के, उनके तर्ज पर ये बनाया गया है। ये वास्तव में खलीफाओं की परंपरा है, जब वो आध्यात्मिक गुरु भी होते थे मुस्लिम समाज का और सांसारिक प्रमुख भी होते थे। दूसरे शब्दों में दोनों मामलों में वो श्रेष्ठ हुआ करते थे या श्रेष्ठतम हुआ करते थे। और इसी वजह से भारत में सल्तनत पीरियड भी चला था। अधिकांश सुल्तान अपने को खुद को नाइब मानते थे खलीफा का, और इसलिए उन्होंने सम्राट की पदवी ग्रहण नहीं किया, वो अपने को सुल्तान ही कहते थे। ये दूसरी बात है, बाबर ने इस पदशाही की स्थापना किया जब मुगल साम्राज्य की उसने नींव डाली। तो कहा जाता है 1529 में या 28 में, जब भी उसने नींव डाली, 26 में उसने पानीपत के दूसरे युद्ध में, या पानीपत युद्ध में, पहला ही, दूसरा तो हेमू को पराजित किया था अकबर ने, और तीसरे में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो पानीपत का पहला ही युद्ध कहा जाएगा। पानीपत के पहले युद्ध के बाद जब उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था बाबर ने, तो उसके बाद उसने 1528 या 1529 में प्रॉपर तरीके से, औपचारिक तरीके से मुगल साम्राज्य की नींव को डाला था। तो इस प्रकार से बाबर पहला ऐसा मुगल शासक था जिसने पदशाही की स्थापना की। और यही काम आगे चल करके मराठों ने भी किया महाराष्ट्र में। खैर, सम्राट की पदवी ग्रहण करने वाले मुगल पहले शासक थे। सुल्तान इस पद को ग्रहण नहीं करते थे। तो भारत का अफगानिस्तान के साथ बहुत पुराना संबंध है। अंग्रेजों के ज़माने में भी 1919 में जब वहाँ पहली बार सरकार का गठन हुआ, तब से लेकर के और अब तक अफगानिस्तान के साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। मोहम्मद जहीर शाह, जो कि कहा जाता है जिनकी सरकार 1973 तक अफगानिस्तान में थी, तभी भारत के साथ अच्छे संबंध थे। वो अंतिम राजा थे अफगानिस्तान के। वहाँ के बामियान में भले तालिबान ने बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा को तोप लगा करके उड़ा दिया हो, लेकिन बावजूद इसके, चूंकि वो मुल्ला उमर के नेतृत्व में जो तालिबान 1996 में सत्तारूढ़ हुआ था अफगानिस्तान में,
वह शरीयत के नियमों के हिसाब से चलने वाला था और वह मूर्ति भंजक कहलाए। आइकनोक्लास्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी दूसरे शब्दों में मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे और इसीलिए उन्होंने बामियान में बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा थी, उसको तोप लगा करके और ख़त्म कह सकते हैं विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा थी बामियान में, जिसको उन्होंने तोप लगा करके उड़ा दिया था। 1996 से वर्ष 2001 तक उनकी सत्ता थी। 2002 में वो सत्ता से बाहर हो गए थे अमेरिकी आक्रमण से घबरा करके, और वो सत्ता से बाहर हो गए थे। दूसरे शब्दों में अमेरिका ने 9/11 के बाद अक्टूबर में, चूंकि सितंबर में घटना घटी 9/11 की अमेरिका में, 11 सितंबर 2001 को, 9वां से मतलब 9वें महीने से है, मतलब सितंबर से है, तो इसीलिए उसको 9/11 की घटना कहा जाता है। उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने तालिबान के विरुद्ध अपने एयर फोर्स को स्ट्राइक आदेश दिया और तालिबान के पांव उखड़ गए। मध्यकालीन शासक वर्ग कितने देर तक रुक सकते थे आधुनिक शासक वर्ग के प्रहार के आगे? और इस प्रकार से मुल्ला उमर की सत्ता वहां से जाती रही। हालांकि वर्ष 1999 में IC-814 का अपहरण हुआ था, जो भारतीय विमान था और जो कि काठमांडू से भारत के लिए उड़ा था, और उस समय तालिबान शासन में ही जाकर के रुका था काबुल में। और कहा जाता है कि उसके एवज में भारत ने कई आतंकवादियों को छोड़ा था, जिसमें जैश ए मोहम्मद का फाउंडर मसूद अजहर भी है, और यह कश्मीर के जेल में बंद था, और जसवंत सिंह उसमें भारत के विदेश मंत्री थे। अंत में भारतीयों की जान बचाना जरूरी था, तो 2-3 दिनों के बाद ये फैसला लिया गया कि भाई ऐसा है, भारतीयों का जिस तरह से दबाव बढ़ रहा था कि भाई मसूद अजहर को छोड़ना जरूरी है, तो मसूद अजहर को रिलीज कर दिया गया था प्रिजन से और सौंप दिया गया था वहाँ। मसूद अजहर वहाँ से आ गया था पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में उसका मुख्यालय है। एक्चुअली पंजाब प्रांत का ही रहने वाला है, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत जो है, भारत का नहीं। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें तो आप लोग सुने होंगे। उसके बाद 2004 में वहाँ चुनाव हुए और अफगानिस्तान के चौथे राष्ट्रपति के रूप में और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पहले राष्ट्रपति के रूप में हामिद करजई का वहाँ प्रादुर्भाव हुआ। हामिद करजई वहाँ 2004 से 2014 तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद वहाँ अशरफ गनी, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके थे, वो वहाँ के राष्ट्रपति बने। ये दोनों लोगों के बारे में कहा जाता है ये लोग पश्चिमी देशों की तरफ इन लोगों का झुकाव ज़्यादा था और पश्चिमी देशों की तर्ज पर ही ये काम करते थे। जो भी हो, लेकिन फिर भी हामिद करजई ने वर्ष 2011 में अक्टूबर में भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, और जिसके तहत भारत ने भारी निवेश किया अफगानिस्तान में। और भारत 5वां सबसे बड़ा डोनर, जो भारत में पहले अफगानिस्तान की राजदूत रह चुकी हैं, उनके अनुसार 2017 में उन्होंने इस बात को कबूला कि भारत विश्व का, माने अफगानिस्तान में विश्व में 5वां सबसे बड़ा डोनर है। वर्ष 2011 में ही भारत ने हार्ट ऑफ एशिया समिट के लिए हाँ कहा, और जिसे इस्तांबुल प्रोसेस टर्की के एक्चुअली इनिशिएटिव पर इससे शुरू किया गया था, इसीलिए इसको इस्तांबुल प्रोसेस भी कहा जाता है। और नरेंद्र मोदी के समय जब अमृतसर में इसकी शिखर बैठक हुई थी, तो उसमें पाकिस्तान को दोनों ने मिल कर के लताड़ा था। भारत और अफगानिस्तान के अशरफ गनी दोनों ने मिल कर के लताड़ा था, और पाकिस्तान के द्वारा 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर दिया गया डोनेशन लौटा दिया था। अशरफ गनी ने यह कहा कर कि भाई इसे आप अपने लोगों के कल्याण पर खर्च करिए,
हमारे लोगों के कल्याण की चिंता मत करिए। तो भारत ने 3 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर डोनेशन दिया और उसने इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में जबरदस्त, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिस्सा हैं, आधार की संरचना के हिस्सा हैं। इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो अक्टूबर 2011 में साइन हुआ, उसके बाद भारत ने इसमें भारी भरकम निवेश किया। दूसरे शब्दों में भारत के द्वारा किया जाने वाला निवेश विश्व में 5वें स्तर पर पहुंच गया, या आप कह सकते हैं भारत ने जो लाभ पहुंचा अफगानिस्तान को, उसके बदले में भारत को कुछ चाहिए नहीं। दूसरे शब्दों में भारत ने डोनेशन दिया, चंदा दिया, और बदले में भारत ने कोई अपेक्षा नहीं की कि भाई कर्जा नहीं है जो अफगानिस्तान लौटाएगा। नंबर 1 पर अमेरिका है, जिसने केवल ह्यूमैनिटेरियन एड 400 मिलियन US डॉलर के बराबर दिया। दूसरे नंबर पर एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तीसरे नंबर पर यूरोपीय संघ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर चंदा दिया है। और तीसरे नंबर पर यूरोपीय संघ है। चौथे नंबर पर जापान है, जिसने 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर चंदा दिया है। सब ह्यूमैनिटेरियन एड हैं। भारत ने 3 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर दिया है, जो इन सबसे बड़ा है, लेकिन इसमें ह्यूमैनिटेरियन एड भी शामिल है, इसीलिए भारत 5वें स्थान पर है। यानी भारत ने स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अफगानिस्तान में निवेश किया, और यही नहीं, अफगानिस्तान में काबुल के नज़दीक उसने एक तांबे के खनन क्षेत्र का ठेका भी प्राप्त किया, जहां से वह तांबा निकाल रहा है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने ड्राई फ्रूट यानी सूखे फल को भारत को देने के लिए अल्टरनेटिव रूट की वकालत किया, ताकि पाकिस्तान से होकर के ना आना पड़े, जो कि पाकिस्तान एक न एक बहाना करके अफगानिस्तान से भारत को होने वाले निर्यात को किसी न किसी तरह से रोक देता था। और भारत इस प्रकार से, भाई अफगानिस्तान के पास है ही क्या बेचने को। भारत और अफगानिस्तान के व्यापारिक संबंधों की बात की जाए तो 8.38% की दर से यह व्यापार बढ़ा है पिछले 10 सालों में। अभी हाल में भारत ने फिर से अफगानिस्तान से पीके बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि भले ही अगस्त 2021 के बाद भारत ने यह फैसला लिया कि भाई वो पश्चिमी देशों की तर्ज पर अफगानिस्तान के साथ कोई दूतावास यानी राजनयिक संबंध नहीं रखेंगे। उसने अपने दूतावास को बंद कर दिया और वहाँ से अपने डिप्लोमेट को, हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया और उनके स्टाफ को। लेकिन फिर भी भारत और तालिबान के बीच संबंध मधुर हैं। अभी हाल में आपने देखा कैसे दुबई में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वहाँ आमिर खान मुत्तवी जो कि कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं, वहाँ की समूची सरकार ही एक प्रकार से कार्यवाहक है, चूँकि कोई चुनाव तो हुआ नहीं है। और वहाँ के सुप्रीम लीडर जो हैबतुल्लाह खुंदाजा हैं, उनके स्वीट विल पर ही ये सरकार चल रही है। वो इनको चाहे तो रीनॉमिनेट कर सकते हैं, वहाँ कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं तालिबान के दोबारा शासन में आने के बाद। लेकिन भारत ने, पहले कहा जाता था कि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में तालिबान के अफगानिस्तान में काबिज होने के बाद काफ़ी कोहराम मचेगा और तालिबान आतंकवादियों को सपोर्ट करेगा, लेकिन तालिबान ने ऐसा नहीं किया। इसलिए भारत ने वेट और वॉच स्थिति के बाद धीरे धीरे तालिबान से रिश्ते बेहतर करना शुरू कर दिया। और हसन अखुंड हुए, जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी एक्टिंग ही हैं, कार्यवाहक ही हैं। और अभी दुबई में आमिर खान मुत्तवी के साथ विक्रम मिस्री की जो बातचीत हुई, भारत के जो विदेश सचिव हैं, वह भी काबिले गौर करने वाली बात है। यानी इस पर भी नज़र डालना जरूरी है। इस समय जो बातचीत चल रही है वह भी वास्तव में उसी दिशा में चल रही है कि अफगानिस्तान में भारत कैसे निवेश करे। दूसरे शब्दों में, हाजी गैग के पास निवेश करने के बाद भारत ने तांबे के खनन क्षेत्र से लेकर के अन्य चीज़ों में भी भारी भरकम निवेश किया है। जून 2016 में जब नरेंद्र मोदी गए थे ईरान,
और वहाँ चाबहार बंदरगाह का उद्घाटन किया था। तो उसके पहले वो हेरात प्रांत में गए थे, चरारे शरीफ में उन्होंने सलमा बांध का उद्घाटन किया था, जो कि मल्टी मल्टी प्रोजेक्ट है, मल्टी यूटिलिटी प्रोजेक्ट है, यानी बिजली तो पैदा होगी, सिंचाई के लिए पानी और पीने का पानी भी इससे मिलेगा। तो इस प्रकार से सलमा बांध का उद्घाटन अशरफ गनी, उस समय अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी साहब, उन्होंने और नरेंद्र मोदी दोनों ने मिल करके किया था। दूसरे शब्दों में हामिद करजई के बाद वर्ष 2014 के बाद अशरफ गनी का शासन शुरू हुआ वहाँ अफगानिस्तान में। माने 14 में ही चुनाव हुए, उसके बाद अशरफ गनी साहब आ गए थे। और अशरफ गनी और नरेंद्र मोदी के बीच भी पहले तो अशरफ गनी ने कंसेंट्रिक सर्किल ड्रा किया और बोला कि चीन के साथ अगर उनको ऑप्शन दिया जाए तो चीन पहले जाना चाहेंगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर उसके बाद सऊदी अरब। इस प्रकार से भारत को 5वें स्थान पर रखा। दूसरे शब्दों में फिर उसके बाद अमेरिका जाएंगे, फिर उसके बाद भारत आएंगे। यानी भारत को उस समय तरजीह नहीं दे रहे थे। उनको लगा कि भाई रावलपिंडी यानी जो पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय, उससे संबंध बेहतर कर लेंगे तो अफगानिस्तान का भला हो जाएगा। लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं भाई, भारत से संबंध बेहतर करना ही ठीक रहेगा, पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। तो बाद में वो नरेंद्र मोदी के हाँ में हाँ मिलाने लगे, नरेंद्र मोदी के साथ आ गए और इस प्रकार से उन्होंने अफगानिस्तान और भारत के बीच जो परंपरागत संबंध है उसको फिर से जिंदा कर दिया। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं भारत अफगानिस्तान में भारी भरकम निवेश कर रहा है। जैसे गारलैंड रोड भी भारत ने ही बनाया है और ये जरांज तक जाता है और वहाँ से ये जुड़ता है चाबहार बंदरगाह ईरान से, जो कि भारत ग्वादर बंदरगाह के विकल्प के रूप में विकसित कर रहा है। खैर, उस पर बाद में कभी चर्चा हम लोग कर लेंगे। एक वीडियो उस पर भी बनाया है, कैसे बंदर अब्बास वगैरह जो बंदरगाह हैं, बंदर अब्बास, बंदर रेजाली वगैरह जो बंदरगाह है ईरान में, वहाँ से मास्को कैसे जाएंगे और मास्को से पश्चिमी यूरोप होते हुए यूरोप में कैसे प्रवेश करेंगे। भारत ने इसके लिए INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर या ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा बना है भारत, और 2017 से लगातार इस पर काम कर रहा है। 2017 से उसके व्यापार में अच्छा खासा इजाफा भी हुआ है। खैर, नरेंद्र मोदी के समय ही, नरेंद्र मोदी को रहते हुए भी 11 साल हो गए सत्ता में, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनके समय में ये सब सारे काम हुए हैं। खैर, देखना होगा कि आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। लेकिन ये बात आप जान लीजिए, भारत फिर से अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते बहाल करने में जुटा है। भले ही दूतावास खुले या ना खुले, लेकिन रिश्ते बेहतर करने में जुटा है। और भारत जो है वहाँ अभी लघु विकास परियोजनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर उनके शिक्षा और स्वास्थ्य या सड़क की स्थिति को बेहतर करना चाहता है, बिजली की स्थिति को बेहतर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ही ज़्यादा निवेश करना चाहता है और उसके बाद फिर वो आगे और बढ़ना चाहता है। धन्यवाद।